दोस्तों सोचो एक ऐसा लीडर जिसका एक डिसीजन पूरे मिडिल ईस्ट को वॉर की तरफ धकेल सकता है। एक ऐसा इंसान जो 35 साल से अपने देश का सबसे पावरफुल आदमी बना हुआ है। ना वो प्रेसिडेंट है और ना ही प्राइम मिनिस्टर, फिर भी ईरान की मिलिट्री, पॉलिटिक्स और न्यूक्लियर पॉलिसी पर फाइनल डिसीजन उसी का होता है। ये कहानी है ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी की, एक सिंपल रिलीजियस स्टूडेंट से लेकर दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर्स में से एक बनने तक का सफर। और इस कहानी में है रेवोल्यूशन, वॉर, पावर, स्ट्रगल और एक ऐसा सिस्टम जहां एक इंसान के पास पूरे देश की डायरेक्शन बदलने की पावर होती है। लेकिन इस स्टोरी को समझने के लिए हमें 60 साल पीछे जाना पड़ेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर्स की लिस्ट देखेंगे तो आपको अमेरिका के प्रेसिडेंट, रशिया के प्रेसिडेंट या चाइना के प्रेसिडेंट का नाम जरूर मिलेगा। ये लीडर्स दुनिया की हेडलाइंस में अक्सर छाए रहते हैं, लेकिन एक ऐसा लीडर भी है जिसका नाम शायद वेस्टर्न मीडिया में इतना फ्रीक्वेंटली हाईलाइट नहीं होता, लेकिन उसकी पावर और इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को डीपली शेप करता है। ये लीडर है ईरान का सुप्रीम लीडर अली खमेनी, एक ऐसा इंसान जो पिछले 35 सालों से ईरान के सबसे पावरफुल पोजीशन पर बैठा हुआ है। ईरान के पॉलिटिकल सिस्टम में सुप्रीम लीडर की पोजीशन इतनी पावरफुल होती है कि वो मिलिट्री से लेकर जुडिशरी तक, मीडिया से लेकर फॉरेन पॉलिसी तक ऑलमोस्ट हर मेजर डिसीजन पर इन्फ्लुएंस रखता है। अगर ईरान कोई वॉर स्ट्रैटेजी डिसाइड करता है, न्यूक्लियर पॉलिसी चेंज करता है या फिर मिडिल ईस्ट के किसी कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होता है, तो उसके पीछे सुप्रीम लीडर का विजन और अप्रूवल होता ही है। लेकिन अली खमेनी की स्टोरी सिर्फ एक पावरफुल पॉलिटिकल लीडर की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक सिंपल रिलीजियस स्टूडेंट की, जो धीरे धीरे ईरान की पॉलिटिक्स के सेंटर तक पहुंच गया। ये कहानी है रेवोल्यूशंस, वॉर, आइडियोलॉजी और पावर स्ट्रगल्स की। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कहानी में रिलीजन और पॉलिटिक्स इतनी डीपली इंटरकनेक्टेड है कि उन्हें अलग करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। अली खमेनी का जन्म 1939 में मशहद सिटी में हुआ था। मशहद ईरान के एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिलीजियस सिटी है। ये सिटी इमाम रेजा के श्रेन के लिए फेमस है, जो शिया मुस्लिम्स के लिए दुनिया के सबसे सेक्रेड रिलीजियस साइट में से एक माना जाता है। इसी रिलीजियस एटमॉस्फियर में खमेनी का बचपन गुजरा। उनका परिवार एक रिलीजियस फैमिली था। उनके फादर एक रिस्पेक्टेड इस्लामिक स्कॉलर थे और घर का एनवायरनमेंट रिलीजियस टेक्निक्स और इस्लामिक फिलॉसफी से भरा हुआ था। इसी वजह से बचपन से ही खमेनी को इस्लामिक स्टडीज और रिलीजियस एजुकेशन की तरफ गाइड किया। फाइनेंशियली उनका परिवार बहुत रिच नहीं था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उनका चाइल्डहुड काफ़ी सिंपल था, लेकिन एक चीज़ जो उनके घर में सबसे इम्पॉर्टेंट थी वो थी एजुकेशन और रिलीजियस डिसिप्लिन। छोटी एज से ही खमेनी ने कुरान और इस्लामिक फिलॉसफी पढ़ना शुरू कर दिया था। टीनेज एज तक आते आते उन्होंने रिलीजियस सेमिनार्स में फॉर्मल ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर दिया। ईरान के रिलीजियस सेमिनार्स को हफ्जा कहा जाता है। यहाँ स्टूडेंट्स इस्लामिक लॉज, फिलॉसफी, थियोलॉजी और अरबिक लैंग्वेज की डीप स्टडी करते हैं। ये ट्रेनिंग फ्यूचर रिलीजियस और स्कॉलर्स को प्रिपेयर करती है। खमेनी ने मशहद के साथ साथ कौम में भी रिलीजियस एजुकेशन ली। कौम ईरान का सबसे इम्पोर्टेंट रिलीजियस एजुकेशन सेंटर माना जाता है। यहाँ से ईरान के कई इन्फ्लुएंशियल रिलीजियस लीडर्स निकले हैं। इसी पीरियड में उनकी मुलाकात एक ऐसे पर्सनालिटी से हुई जिनसे उनकी लाइफ और ईरान का हिस्ट्री दोनों को ड्रामेटिकली चेंज कर दिया। रूहुल्लाह खोमेनी। 1960s का पीरियड ईरान के लिए एक पॉलिटिकल टर्निंग पॉइंट था। उस वक्त ईरान पर रूल कर रहे थे मोहम्मद रेजा पहलवी। शाह एक मोनार्च थे और उनकी गवर्नमेंट वेस्टर्न कंट्रीज, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स के साथ क्लोज रिलेशन मेंटेन करती थी। शाह का विजन था ईरान को रैपिडली मॉडर्नाइज करना। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और वेस्टर्न स्टाइल रिफॉर्म को प्रमोट किया।
इस मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम से जाना गया। लेकिन ईरान की सोसाइटी के अंदर सब लोग इन रिफॉर्म से खुश नहीं थे। रिलीजियस लीडर्स और ट्रेडिशनल ग्रुप्स को लगता था कि शाह की पॉलिसीज ईरान की इस्लामिक आइडेंटिटी को वीकन कर रही है। उनके अकॉर्डिंग वेस्टर्नाइजेशन का मतलब था कल्चरल और मॉरल डिक्लाइन। इस एनवायरनमेंट में आयतोल्ला खोमेनी एक पावरफुल क्रिटिक बनकर उभरे। खोमेनी ओपनली शाह की पॉलिसीज की क्रिटिसिज्म करते और उनका कहना था कि ईरान को वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से बचाना जरूरी है। यूथ जैसे अली खमेनी भी खोमेनी के आइडिया से डीपली इन्फ्लुएंस होने लगे। धीरे धीरे खमेनी भी शाह के खिलाफ स्पीचेस और एक्टिविज्म में इन्वॉल्व होने लगे। 1960s और 1970s में ईरान में पॉलिटिकल अनरेस्ट बढ़ने लगा। शाह की गवर्नमेंट पर करप्शन और रिप्रेसेशन का अक्यूजन्स लग रहे थे। अपोजिशन ग्रुप को सप्रेस किया जा रहा था और सीक्रेट पुलिस एजेंसी डिसेंट को कंट्रोल कर रही थी। इसी पीरियड में अली खमेनी को भी मल्टीपल टाइम्स अरेस्ट किया गया। उन्हें जेल में डाला गया और इंटरोगेशंस भी फेस करने पड़े। लेकिन इन अरेस्ट ने उन्हें रोका नहीं, बल्कि उनकी इमेज एक रेवोल्यूशनरी यूथ के रूप में स्ट्रॉन्ग हो गई। 1970s के एंड तक ईरान में एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट नेशन वाइड स्प्रेड हो चुके थे। स्टूडेंट, वर्कर्स, यूथ और ऑर्डिनरी सिटीजन्स सब शाह के रूल से फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे। 1979 में फाइनली वो मोमेंट आया जिससे हिस्ट्री में ईरानियंस रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। एक्सेसिव प्रोटेस्ट और पॉलिटिकल प्रेशर के बाद शाह मोहम्मद रेजा पहलवी को ईरान छोड़कर जाना पड़ा। मोनार्ची कोलैप्स हो गई और ईरान ऑफिशियली एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। आयतोल्ला खोमेनी एक्साइल से ईरान वापस आए और कंट्री के सुप्रीम लीडर बन गए। ये मोमेंट ईरान की हिस्ट्री में एक ड्रामेटिक टर्निंग पॉइंट था। ईरान का पॉलिटिकल सिस्टम कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गया। इस न्यू सिस्टम में डेमोक्रेसी और रिलीजियस अथॉरिटी दोनों का कॉम्बिनेशन था। प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट इलेक्टेड होते थे, लेकिन अल्टीमेट अथॉरिटी सुप्रीम लीडर के पास ही होती थी। रेवोल्यूशन के बाद अली खमेनी की पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस रैपिडली इंक्रीज होने लगी, क्योंकि वो रेवोल्यूशन में एक्टिवली इन्वॉल्व थे और खोमेनी के लिए लॉयल सपोर्टर भी थे। 1981 में एक शॉकिंग इवेंट हुआ। ईरान के प्रेसिडेंट मोहम्मद अली रजाई की असैसिनेशन हो गई। कंट्री सडनली पॉलिटिकल क्राइसिस में आ गई। इसी टाइम अली खमेनी को ईरान का प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया गया, लेकिन उनका प्रेसिडेंसी पीरियड इजी नहीं था, क्योंकि उस वक्त ईरान एक ब्रूटल वॉर में इन्वॉल्व था, ईरान इराक वॉर। ये वॉर तब स्टार्ट हुई जब इराक के लीडर सद्दाम हुसैन ने ईरान पर अटैक कर दिया। सद्दाम को लगता था कि ईरानियंस रेवोल्यूशन के बाद ईरान पॉलिटिकली वीक हो गया है और ये इराक के लिए अपॉर्चुनिटी है टेरिटरी गेन करने के लिए। लेकिन वॉर क्विकली एक लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो गई। ये वॉर 8 साल तक चली और इसमें लाखों लोगों की जान गई। केमिकल वेपन्स का यूज हुआ, सिटीज बॉम्ब किए गए और पूरी जनरेशन वॉर के ट्रॉमा से गुजरी। प्रेसिडेंट होने के बावजूद खमेनी के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं थी। ईरान के सिस्टम में अल्टीमेट अथॉरिटी सुप्रीम लीडर के पास होती है और उस वक्त सुप्रीम लीडर थे आयतोल्ला खोमेनी। 1989 में जब खोमेनी की डेथ हुई तब ईरान एक लीडरशिप क्राइसिस में आ गया। सबसे बड़ा क्वेश्चन था नेक्स्ट सुप्रीम लीडर कौन बनेगा। बहुत से रिलीजियस स्कॉलर्स को लगता था कि कोई सीनियर ही इस पोजीशन पे आएगा, लेकिन पॉलिटिकल नेगोशिएशंस के बाद अली खमेनी को सुप्रीम लीडर चूज कर लिया गया। ये डिसीजन सरप्राइजिंग था, क्योंकि उस वक्त उनका क्लेरिकल रैंक कंपैरेटिवली लोअर था, लेकिन उनके पॉलिटिकल एक्सपीरियंस और सपोर्ट की वजह से उन्हें सिलेक्ट किया गया। ईरान का कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लीडर को मिलिट्री का कमांडर इन चीफ बनाता है। ईरान की पावरफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स भी लार्जली सुप्रीम लीडर के इन्फ्लुएंस में होती है। खमेनी की लीडरशिप का एक मेजर एस्पेक्ट उनका एंटी वेस्टर्न स्टैंड रहा है। स्पेशली यूनाइटेड स्टेट और इजराइल के साथ ईरान का रिलेशनशिप एक्सट्रीमली टेंस रहा है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी का मेजर टॉपिक रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज का क्लेम है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। इसी इशू के वजह से ईरान पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए। इन सैंक्शंस का ईरान की इकोनॉमी पर ह्यूज इम्पैक्ट हुआ।
खेमनी की लीडरशिप में ईरान ने मिडिल ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस भी एक्सपांड किया। सीरिया, लेबनान और इराक जैसे रिलीजन्स में ईरान का पॉलिटिकल और मिलिट्री इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्ग माना जाता है। जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह को ईरान का एली माना जाता है। इसी वजह से ईरान और इजराइल के बीच टेंशंस एक्सट्रीमली हाई रहती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ईरान और इजराइल के बीच डायरेक्ट वॉर स्टार्ट हो गया तो पूरा मिडिल ईस्ट एक लार्ज स्केल कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। ईरान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सुप्रीम लीडर की डेथ के बाद असेंबली ऑफ एक्सपर्ट नेक्स्ट सुप्रीम लीडर्स चूज करता है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ईरान का फ्यूचर लार्जली इस बात पे डिपेंड करेगा कि नेक्स्ट लीडरशिप किस डायरेक्शन में कंट्री को ले जाती है। एक बात तो क्लियर है, अली खेमनी की स्टोरी सिर्फ एक इंडिविजुअल लीडर की स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी है पावर, आइडियोलॉजी और रेवोल्यूशन की। और जब तक मिडिल ईस्ट ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का सेंटर बना रहेगा तब तक अली खेमनी का नाम वर्ल्ड हिस्ट्री में एक पावरफुल और कंट्रोवर्शियल लीडर के रूप में याद किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी अली खेमनी की, एक सिंपल रिलीजियस स्टूडेंट से लेकर ईरान के सबसे पावरफुल लीडर बनने तक का सफर। उनकी लीडरशिप ने सिर्फ ईरान की पॉलिटिक्स को नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स को भी डीपली इन्फ्लुएंस किया है। न्यूक्लियर टेंशंस हो या फिर रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स हो या फिर ग्लोबल डिप्लोमेसी, ईरान का स्टैंस अक्सर सुप्रीम लीडर के डिसीजन पर डिपेंड करता है। लेकिन आज भी दुनिया के एक्सपर्ट्स एक सवाल पूछ रहे हैं, अगर ईरान की लीडरशिप में कभी सडन चेंज आता है तो क्या मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स कंप्लीटली बदल सकती है? और क्या ईरान का फ्यूचर उसी डायरेक्शन में जाएगा जहां आज वो खड़ा है, या फिर एक नई पॉलिटिकल रियलिटी इमर्ज होगी? अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो और आप ऐसे ही रियल पॉलिटिकल स्टोरीज, हिडन हिस्ट्री और ग्लोबल मिस्ट्री के बारे में और वीडियोस देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ न्यूज नहीं बल्कि उसके पीछे की रियल स्टोरी समझने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग और शॉकिंग स्टोरी के साथ।